नमस्कार दोस्तों। मैं कवि पाटिल, आपका दोस्त, आपका होस्ट द बौद्धिस्ट आईएएस एकेडमी की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हमें याद रखना है कि जो कोविड-19 का जो क्राइसिस है, जिस तरीके से बीता है, वो दोबारा पुनः आने के चांसेस है अभी, क्योंकि हमें ये भूलना नहीं है कि हमें मास्क हमेशा कैरी करना है और मास्क हमेशा लगा करके रखना है और सारी चीजों को ध्यान में रखना है, कड़ाई से पालन करना है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपने जैसा कि देखा कि साउथ अफ्रीका में काफी सारे अभी केसेस दोबारा वायरस का न्यू वेरिएंट देखने को मिला है, ओमिक्रॉन्स करके। तो वो ज्यादा क्या है कि बहुत ज्यादा अभी महत्वपूर्ण हो गया है हमारे लिए, क्योंकि वहां से जो एक महिला है वो मध्य प्रदेश में जबलपुर में आई हुई है। तो वो महिला की अभी हमें जानकारी नहीं है और जब तक हमें जानकारी ना लग जाए तब तक हमें उनसे क्या सतर्क रहना है, थोड़ी सी चीजों को बचा करके रखना है। क्योंकि सारे व्यक्ति इसी बात से, क्योंकि हमने पिछले साल देखा, इसी साल हम लोगों ने कुछ दिनों पहले ही देखा था कि किस तरीके से कितने लोगों ने अपनी इस कोविड क्राइसिस के कारण से जान गंवाई है और काफी लोगों को कितना सारा ज्यादा भारी जान माल का नुकसान हुआ है। तो दोस्तों, हमें कड़ाई से पालन करना है, सारी चीजों को ध्यान में रखना है, मास्क हमेशा कैरी करना है, साबुन से हाथ धोते रहना है। यही इंडियन गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव है और आपको भी इस चीज को ध्यान में रखना है, क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने हाथ है दोस्तों। हम किसी और के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते कि उन्होंने इस चीज को लेकर के आए। हम अपनी केयर करेंगे तभी जाकर के हम अपने परिवार को, अपने आप को और अपने देश को सुरक्षित रख सकेंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है, इन सारी चीजों को साइड में रखते हुए आप बात करते हैं आज के हमारे सेशन की। तो आज का हमारा सेशन सर किस चीज के ऊपर है? तो आज का जो हमारा सेशन है वो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के ऊपर के ऊपर पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। आज हम लोग बात करने वाले कि किस तरीके से जो डीडीयू जीकेवाई का प्लान है वो क्या है और किस तरीके से, अगर हम में से कोई अगर डीडीयू जीकेवाई अगर खोलना चाहता है, किस प्रकार से अगर कोई डीडीयू जीकेवाई प्लान लेकर के अपना ग्रामीण क्षेत्र में इस चीज को, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को देना चाहता है अपने ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को, अपने ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को, तो किस तरीके से इसको खोल भी सकता है और जो युवाओं के लिए इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट्स है और किस किस तरीके से युवाओं को इसमें बेनिफिट्स होंगे। क्योंकि मेनली जो प्रोग्राम डिजाइन किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ये बेसिकली यही प्लान है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो इस चीज को देखते हुए बनाया गया है कि किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यार्थी है उन लोगों को जॉब्स क्राइसिस होने के कारण जॉब्स नहीं मिल पा रहे। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ स्किल्स के कारण वो जॉब्स उनको प्रोवाइड नहीं हो पा रहे। तो किस तरीके से उनको बेटर स्किल्स प्रोवाइड की जाए, किस तरीके से इंडस्ट्रियल बेस स्किल प्रोवाइड की जाए उन्हें, तो इसी के लिए प्रोग्राम को लाया गया। और ये सारा इनिशिएटिव ग्रामीण, केवल और केवल ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए ही है। तो अगर आप में से कोई अगर अर्बन एरिया से बिलोंग करते हो और आपने इस स्कीम में अप्लाई कर दिया है तो सॉरी, पर आप लोगों का इसमें सर्टिफिकेशंस के कारण ये सारी चीजें लैक हो जाएंगी आपके हाथों से। तो मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी युवा हैं उनको इस कार्यक्रम के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम है। इससे आपको स्किल जब आप ले लेंगे तो आप इंडस्ट्री के लिए फिट रहेंगे और आपको इंडस्ट्री आराम से अप्रोच करेगी। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा जो डीडीयू जीकेवाई का फुल फॉर्म है वो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है और इस योजना के तहत ही ग्रामीण जो युवा है उनको रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, ये रोजगार देने का मतलब है कि उनको स्किल्स प्रोवाइड की जाएगी और उस स्किल के बेसिस पे ही उनको रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अंदर काफी सारे ट्रेड्स है, जैसे कि आप देख रहे होंगे सिक्योरिटी गार्ड को, कोई सिलाई मशीन चलाने वाले महिलाओं के लिए सिलाई मशीन, कई प्रकार के जो एसएचजी है, जो स्मॉल आपके इंडस्ट्रीज है, उसके अंदर जो युवाओं का जो महत्वपूर्ण योगदान है या युवाओं की जरूरत है तो उसमें फुलफिल किया जाएगा। जो आपके आईटी हब्स के अंदर बहुत सारे युवाओं को स्किल लेकर के उसके अंदर बहुत सारा उनको बेनिफिट दिया जाएगा, क्योंकि उनके पास लैक ऑफ स्किल्स के कारण उनको जॉब प्रोवाइड्स नहीं हो पा रही है। इसके कारण ये इस कार्यक्रम को लाया गया और इंडियन गवर्नमेंट का बहुत अच्छा कार्यक्रम है ग्रामीण क्षेत्र के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। अगर बेसिकली अगर बात करें तो इस कार्यक्रम को 2016 में इस गाइडलाइंस को लेकर के आया गया था। इस प्रोग्राम की गाइडलाइन को 2016 में आई थी और ये कार्यक्रम 2014 से चल रहा है। तो बहुत ज्यादा क्या है कि अच्छा कार्यक्रम है और देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि काफी सारे लोगों को इस चीज के बारे में जानकारी कम होने के कारण से उनके हाथों से अपॉर्चुनिटीज क्या हो रही है, ग्रैप आउट्स नहीं हो पा रही है और वो अपॉर्चुनिटीज को खोते जा रहे हैं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में शायद ही लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के कारण कह सकते हैं, अवेयरनेस तो नहीं पर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के कारण काफी सारी चीजें उनके हाथों से छूटी जा रही है। अगर हम बात करें
कि किस तरीके क्या है डीडीयूजी के वाई। अगर हम थोड़ा सा बात करें स्किल एंड प्लेसमेंट क्या कैसे होगा, डीडीयूजी के वाई क्या है, शिफ्ट एम्फेसिस, बहुत सारी चीजें है इसके अंदर, कैरियर प्रोग्रेस किस तरीके से होगा, एक्सेस बेनिफिट्स क्या होंगे, माइग्रेशन व्हेन भी इंटरवेंशन किस तरीके से होगा, किस तरीके से प्रोटेक्शन अप्रोच से क्या मॉनिटरिंग है, किस प्रकार से चीजों को होगा, स्पेशल कंपोनेंट्स रीडियो के क्या है, रोल ऑफ ग्राम पंचायत और एसएचजी जो आपके होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं उनका क्या रोल है इसके अंदर। सो ये ऑल दिस थिंग वी आर कवर्ड इन दिस टुडे सेशन एंड व्हाट इज द eligibility and components of a cost norm of this project. So this all things will be covered, so don't be hesitate। okay, so रूरल यूथ के लिए who are the poor, कौन पुअर है, पहली बात तो यही है रूरल यूथ के अंदर who are the पुअर कौन है, और फिर फोकस ऑन दिस बेसिकली इसमें फोकस जो किया गया एससी एसटी माइनॉरिटीज ग्रुप जो होते हैं या फिर ऐसे ग्रुप्स जिनको यानी लैक्स ऑफ जो चीजों की प्रोवाइडेशन है उसके कारण क्या काफी ज्यादा उनको प्रभावित रहते हैं और उनको क्या एजुकेशन सेक्टर में स्किल सेक्टर में उनको स्किल्स प्रॉपर स्किल्स नहीं मिल पा रही, जैसे कि वुमेन्स हो गए, फोकस्ड ऑन बेसिकली फोकस्ड ऑन स्पेशली फोकस्ड ऑन एससी एसटी स्टूडेंट्स। सो स्पेशल ग्रुप्स के ऊपर फोकस करना है, कंपोनेंट्स एंड कोर्स नॉर्म्स है, इसके अंदर स्किल गैप असेसमेंट होगा, एसजी जो भी इसके अंदर जॉब मेलर्स आपको प्रोवाइड होंगे। यानी आपका बेसिकली अगर देखा जाए तो कौशल विकास योजना जो आपकी आई थी ना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सेम एज द ग्रामीण क्षेत्र के लिए इसको हमने लॉन्च किया है। तो इसको इंडियन गवर्नमेंट ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए लॉन्च किया है। इसके अंदर बहुत सारा इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, माइग्रेशन एंड सपोर्ट सेंटर्स, ये ऑल दिस थिंग इज बिल प्रोवाइडेड टू इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन गवर्नमेंट इज इन्वेस्ट यू वेरी गुड अमाउंट ऑफ फॉर यू। सो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वहां पढ़ना है, पढ़ करके अपने स्किल्स को डेवलप करना है। जो भी युवा या जो भी स्टूडेंट्स ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो बेसिकली इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि क्या है ये जो कीवर्ड्स है। ये कीवर्ड्स आपको बीच बीच में बताएंगे किस तरीके से क्या क्या चीज है। जैसे एपी का मतलब क्या है, इस पूरे जो गाइडलाइन है उसके अंदर जो एपी लिखा गया होगा, अगर एपी शब्द कहीं लिखा गया है तो वो क्या है, वो एक्शन प्लान है, आपको किस तरीके का एक्शन प्लान है, किस तरीके की चीजें करी जाएगी। एपीएल मतलब अबव पॉवर्टी लाइन, बीपीएल इज बिलो पॉवर्टी लाइन। दिस ऑल दिस basically this short form is known as your few all the guideline is available. So it will be started your purely firstly what is the key feature of the DDU-GKY, what is the की फीचर, यानी इसका बेसिक फीचर क्या है। तो इसकी जो बेसिक फीचर है वो क्या है, शिफ्ट इन एम्फेसाइज ऑफ अ ट्रेनिंग टू करियर एंड प्रोग्रेस। तो जो ट्रेनिंग और करियर के बीच में जो सारी चीजें प्रोवाइड होगी, जैसे कि इनिशिएटिव्स फॉर जॉब रिटेंशन, यानी जो आपको जॉब रिटेंशन यानी कई लोगों की जॉब छूटने के कारण क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम्स आ रही है किसमें, ग्रामीण क्षेत्रों में, उनकी आजीविका चल नहीं पा रही। तो इसमें क्या होगा कि ये आपको ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करेगी, ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को जॉब प्रोवाइड करेगी। सेकंड क्या है कि करियर प्रोग्रेसिव एंड फॉरेन प्लेसमेंट, और ये आपको क्या करेगी कि ये आपको विदेश में भी क्या करेगी कि आपको प्लेसमेंट यानी रोजगार प्रोवाइड करवाएगी। सेकंड जो चीज है इसकी, सेकंड सबसे बड़ी चीज है कि ग्रेट सपोर्ट एंड प्लेस कैंडिडेट, और इसके अंदर बहुत सारे जो सपोर्ट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा कैंडिडेट को प्लेस करने में। थर्ड जो चीज है स्पेशल रीजनल फोकस यानी स्पेशल एरिया के ऊपर फोकस किया जाएगा, जैसे ग्रामीण, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर भी अगर माने, और मध्य प्रदेश के अंदर भी अगर हम बात करते हैं बालाघाट क्षेत्र की, तो बालाघाट क्षेत्र के अंदर भी जो पर्टिकुलर ग्रामीण क्षेत्र है उन क्षेत्रों को ही इसके अंदर लिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि वहां के जो युवा पिछड़ रहे हैं जॉब में या किसी तरीके के लैक ऑफ इंफॉर्मेशन में या किसी प्रकार के लैक ऑफ स्किल्स में, तो उनको क्या किया जाए, कवर किया जाए और उनको भी जॉब प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि उनकी क्या हो जाएगी, आजीविका चल सके। सो दिस इज ऑल अबाउट योर DDU-GKY की फीचर्स ऑफ दिस पॉइंट्स। बेसिकली आप देख रहे होंगे कि जम्मू और कश्मीर के जो जम्मू और कश्मीर की हिमायत से जो लोग हैं वो लोग भी काफी ज्यादा लैक ऑफ जॉब्स के कारण परेशान रहते हैं। 27 लेफ्ट विंग्स इज एक्सट्रीमिस्ट डिस्ट्रिक्ट इज रोशिनी एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर भी काफी सारे आपको लोग देखने को मिलेंगे। आउटकम्स लीड डिजाइन आपको जनरेटेड विद दिस प्लेसमेंट एटलीस्ट 70% ट्रेनिंग trained candidates and moving towards the minimum mandatory certification। आपको क्या करना है कि जो अगर कोई भी व्यक्ति अगर DDU-GKY सेंटर खोलना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उसके अंदर, उसके सेंटर के अंदर जितने स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स में से 70% स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट्स हैं उनको क्या करना है कि उनको तो प्लेस करना ही, उनको मैंडेटरी है कि उनको जॉब प्रोवाइड करना है। तो ये आप अपने बेसिकली उसमें लिख सकते हैं, अपने चार्ट्स में लिख सकते हैं कि आपको 70% लोगों को जॉब प्रोवाइड करना ही पड़ेगा।
enable the poor and is marginalized to access the benefits। तो आपको क्या करना है, जो पुअर पीपल्स है उन पुअर पीपल्स को भी क्या करना है, इसके इस स्कीम के द्वारा क्या करना है कि बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं, जिसके अंदर आपका डिमांड लीड डिजाइन थ्रू दिस फंडिंग टू स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड दैट इज बेस्ड ऑन द नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट डिमांड। और किस तरीके से आपको नेशनल और यानी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जो डिमांड्स है, यानी डिमांड्स और सप्लाई के ऊपर ही पूरा मार्केट चल रहा है, तो उस डिमांड को किस तरीके से फुलफिल करना है सप्लाई से। इसके बाद आपका स्टैंडर्ड लीड डिलीवरी है, किस तरीके से डिलीवरी करना है, किस तरीके से बेनोवा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर प्रोवाइड एसेंशियल क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस फ्रेमवर्क, जो आपको बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड करना है, बेस्ट क्वालिटी के स्किल्स प्रोवाइड करना है जो कि इंडस्ट्रियल बेस्ड हो। ऐसा नहीं हो कि इंडस्ट्रियल बेस्ड आपने ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की और उसके बाद जब बच्चा इंडस्ट्रियल में जाए और आप उस तरीके से लैग कर जाए। तो आपको क्या करना है कि ट्रेनिंग सेंटर को क्या करना है कि पूरी तरीके से वही ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है जो कि इंडस्ट्रियल बेस्ड हो, जिससे कि जब वो इंडस्ट्रियल वो किसी कंपनी में जाए तो उसको वही इन्वायरमेंट मिले जो इन्वायरमेंट उसने 6 महीने 3 महीने या 12 महीने या 8 महीने किसी भी या 9 महीने किसी भी तरीके से जितना टाइम उसने इन्वेस्ट किया वो टाइम उसका क्या हो सके, इनकेश हो सके इंडस्ट्री के अंदर। इंक्लूसिव प्रोग्राम डिजाइन है जिसके अंदर मैंडेटरी कवरेज ऑफ अ सोशल डिसएडवांटेज ग्रुप ऑफ SC STs 50% एंड माइनॉरिटीज 15% एंड वुमन इज 33%। सो बेसिकली मेनली जो स्कीम है इसके अंदर जो कवर किया जाता है वो कवर किया जा रहा है इसमें 50% SC और ST स्टूडेंट्स को, यानी शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्टूडेंट्स को कवर किया जाएगा जो ग्रामीण क्षेत्र के बिलोंग करते हैं। उसके अंदर 15% जो माइनॉरिटीज ग्रुप है उसके अंदर 33% वुमेन्स को कवर किया जाएगा। तो दिस इज ऑल अराउंड द 100% ऑफ स्टूडेंट्स टू बी कवर्ड इन दैट प्लेसेस। सो बेसिकली अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या है ग्रामीण DDU-GKY, तो DDU-GKY एम्स टू स्किल रूरल यूथ, यानी जो आपका ग्रामीण क्षेत्र का युवा है उसको क्या करना है कि उसको स्किल्स प्रोवाइड करना है, जिस स्किल्स के बेसिस पे वो क्या करे कि वो अपनी जॉब ले पाए, किसमें, इंडस्ट्रीज के अंदर। सो दिस इज अ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है ये। और ये क्या है कि ये क्या करेगा कि ये आपके प्रमोट करेगा लाइवलीहुड, यानी रूरल लाइवलीहुड को, यानी आजीविका को प्रमोट करेगा, आजीविका को बढ़ावा देगा आपके किसकी, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए इस मिशन को लाया गया। एक तरीके से मिशन मोड में काम कर रहा है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM के तहत ये सब पार्ट है इसका। और द मिशन फॉर दिस पॉवर्टी रिडक्शन ऑफ अ कोल्ड आजीविका, यानी आपको ये मिशन क्या करेगा कि आपकी आजीविका को बेहतर करेगा, ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं की आजीविका को बेहतर करेगा और उनको एक सपोर्ट करेगा एक अच्छी वेजेस को लेने के लिए। दूसरी चीज इसके अंदर होगी व्हाट इज स्किल एंड प्लेसमेंट, किस तरीके से स्किल और प्लेसमेंट मिलेगा हमें इसमें। तो ये अगर बात करें तो स्किल एंड प्लेसमेंट अंडर द DDU-GKY इन्वॉल्व्स 8 डिस्टिंक्ट स्टेप्स में आपको स्किल और प्लेसमेंट प्रोवाइड की जाएगी। फर्स्ट है कि अवेयरनेस बिल्डिंग विद इन दिस कम्युनिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि आपके अंदर क्या होगा कि अवेयरनेस को आपके अंदर क्रिएट किया जाएगा, किस तरीके से आप अवेयर हो कि आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज मार्केट में आ रही है, किस तरीके से मार्केट में आई हुई अपॉर्चुनिटी, यानी मार्केट में क्या है, अब डिमांड है, जो अपॉर्चुनिटीज है वो डिमांड है, तो उसको किस तरीके से हम अपने स्किल से फुलफिल कर सके या किस तरीके से उसकी सप्लाई कर सके। आइडेंटिफाई द रूरल यूथ हु आर द पुअर, हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है कि रूरल के अंदर भी कौन सा यूथ है जो कि क्या है, पुअर है, जो कि गरीब है। इसको भी हमें क्या करना है, इसको भी हमें आइडेंटिफाई करना है। ये इसका इस मिशन का और इस योजना का लक्ष्य है। अगर हम बात करें तो मोबिलाइजिंग द रूरल यूथ हु आर इंटरेस्टेड, अब हमें ये भी देखना है, हमें मोबिलाइज करना है, हमें पूरी तरीके से ये भी देखना है कि कौन सा यूथ है। अब रूरल के अंदर भी जो पुअर यूथ है, पुअर यूथ के अंदर भी कौन सा ऐसा यूथ है जो कि इंटरेस्टेड है इस स्कीम को या इस योजना को लेने में, या इस जो स्किल्स है उसको लेने में कौन इंटरेस्टेड है, उनको हमें तलाश करनी है। फिर इसके बाद हमें चौथी चीज करनी है काउंसलिंग फॉर यूथ एंड पेरेंट्स, और अगर किसी के पेरेंट्स, मान के चलिए कोई वुमन है या कोई लड़की है, तो उनके अगर पेरेंट्स नहीं मानते, अगर वो कोई कोर्स करना चाहते हैं और उनके पेरेंट्स नहीं मानते, तो हमें क्या करना है कि उनके पेरेंट्स को भी मनाना है, जिससे कि वो मान सके और उनको क्या कर सके कि उन्हें एक स्किल प्रोवाइड करने के लिए, स्किल लेने के लिए वो भेज सके, जिससे कि क्या होगा कि उनका स्किल डेवलपमेंट होगा, जिससे कि भारत का जो युवा है उसकी जो बेहतर क्वालिटी है या बेहतर से बेहतर उसको प्रयोग किया जा सके। क्योंकि जो इंडियन पॉपुलेशन है वो यूथ पॉपुलेशन है, और यूथ पॉपुलेशन जब तक आप अपने युवाओं को यूज नहीं कर सके तो फिर क्या मतलब यूथ पॉपुलेशन होने का। तो इंडियन गवर्नमेंट का बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसके बाद जो करना है सिलेक्शन बेस्ड ऑन एप्टीट्यूड,
आपको एप्टीट्यूड के बेसिस पे ही सिलेक्शंस आपके होंगे कि किस तरीके का आपका एप्टीट्यूड है, आपके अप्रोचेस क्या है, किस तरीके से आप थिंकिंग कर पाते, किस तरीके से आप सोच पाते, किस तरीके से आप चीजों को सॉल्व कर पाते, यानी सॉल्विंग एबिलिटी जो आपके अंदर होगी वही आपका एप्टीट्यूड है और उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा इस स्कीम के अंतर्गत। Imparting the knowledge to industrial linked skill and aptitude that enhance to employability। और ये क्या करेगा कि आपको क्या करेगा, enhancement देगा एक आपके किसके अंदर, employability के, यानी रोजगार लेने में या आपको किसी प्रकार का अपने अंदर के रोजगार को निर्माण करने में। प्रोवाइडिंग द जॉब्स दैट वी कैन बी वेरीफाइड थ्रू द मेथड दैट कैन बी स्टैंड अप टू दिस इंडिपेंडेंट स्क्रूटिनी एंड दिस विच टू पे अबाउट द मिनिमम वेजेस। और क्या करेगा कि ये आपके अंदर सारी चीजें प्रोवाइड होने के बाद जॉब्स प्रोवाइड करेंगे, वेरीफाइड होंगे। जब आपके पास स्किल्स होंगे तो आपको बेहतर जॉब्स प्रोवाइड हो सकेंगे। और ये सारी चीजें आपको किससे पता चलेगी कि आपके जो स्किल्स है ये बीच बीच में असेसमेंट्स होने लगेंगे आपके, जैसे 7 डेज में, 15 डेज में, 12 डेज में आपका जिस तरीके से असेसमेंट होंगे उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि आप जो इंडस्ट्री के लिए किस तरीके से फिट एंड फाइन होते जा रहे हैं। जब जब आपके स्किल्स को निखारा जाएगा, आपके अंदर की युवा को निखारा जाएगा, तब तब आपको पता चलेगा कि नहीं, हमारे अंदर ये स्किल्स ग्रोथ हो रहा है। और इससे क्या होगा कि आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करें तो सपोर्टिंग द पर्सन टू एम्प्लॉय फॉर दिस सस्टेनेबल आफ्टर द प्लेसमेंट। और क्या करेंगे कि आपको एक सतत तरीके से आपके अंदर एम्प्लॉयड जो है एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे उस पर्सन को जो पर्सन इंडस्ट्री के अंदर प्लेस हो गया है। किस तरीके से कि उसको कुछ इनिशिएटिव्स दिए जाएंगे, कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएंगे और कुछ टास्क दिए जाएंगे जिसको परफॉर्म करना है। तो उसको क्या मिलेंगे, कुछ इंसेंटिव्स मिलेंगे, जिससे क्या होगा कि उसको वो डिमोटिवेट नहीं होगा, वो और भी ज्यादा मोटिवेट होगा और वो बहुत अच्छे तरीके से अपने कुशल यानी कौशल को निखार करके सामने लेकर के आएगा। There is a different types of approaches to be covered in single place। अप्रोच ऑफ DDUG के बाद क्या कर रहा है कि नंबर्स ऑफ फीचर्स दैट आर अवेलेबल इन दिस स्कीम enable the poor the migrational to be access to benefit of growth। तो मेनली क्या हो रहा है कि बेनिफिट्स मिलेगा हमें इसको ग्रोथ करने में, किसको, रूरल बैकग्राउंड के युवाओं को। प्रोजेक्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट एंड बैचेस डिफरेंट टाइप के बैचेस रहेंगे। ease of pain of migration when we it's to invested different type of protection approaches building to partnership। किस तरीके से आप अपने दोस्तों के साथ एक पार्टनरशिप में यानी प्रोटेक्टिव तरीके से अप्रोचेस रहेगी आपकी, जो कि बिल्डिंग पार्टनरशिप्स में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी। जो एक पार्टनरशिप यानी मान के चलिए 2 दोस्त मिलकर के एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से इसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से हम एक बैचेस के अंदर एक प्रोजेक्ट असाइन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इंडस्ट्री के अंदर भी आपको प्रोजेक्ट असाइन होंगे और किस तरीके से आप उस प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हो, किस प्रकार से उसको बेटर आउटपुट निकाल करके देते हैं मिनिमम इनपुट्स में। तो ये कंपनी और यही स्किल्स आपको वहां सिखाए जाएंगे। मॉनिटरिंग बोथ इनपुट्स एंड आउटपुट्स, आपकी मॉनिटरिंग की जाएगी। जितने इनपुट्स आपको दिए जा रहे हैं, क्या उसमें आप बेटर आउटपुट्स निकाल करके दे रहे हैं, तो ये सारी चीजों की आपकी मॉनिटरिंग की जाएगी। और इसके बाद अगर हम चीजों को देखें तो स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसके अंदर मेन प्लेयर है, जो कि सिंगल स्टेट प्रोजेक्ट है। SSP और एक्शन प्लान रहेगा जो आपका, ये स्टेट गवर्नमेंट एज द मेन प्लेयर के रूप में इसमें काम करेगा, जो आपको आगे बढ़ाएगा और आगे बताएगा किस तरीके से चीजों को लेकर के जाना है। क्योंकि स्टेबलाइज द सेपरेट सेल एंड दिस SRLM फॉर दिस स्किल प्लेसमेंट के लिए एक सेपरेट सेल को डिजाइन किया गया है। पोजीशन फॉर द फुल टाइम चीफ ऑपरेशन ऑफिसर आपके लिए रखा जाएगा। प्रोग्राम मैनेजर स्किल DDUG के बाद एक पर्सनली आपको प्रोग्राम मैनेजर भी रखना पड़ेगा। पोजीशन फुल टाइम फॉर अ डेडिकेटेड स्टाफ डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ DDUG के बाद, और आपको एक पोजीशन भी देनी पड़ेगी, एक फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी भी रखनी पड़ेगी वहां पे डेडिकेटेड स्टाफ के लिए और डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट दोनों ही लेवल पे। ऑपरेशनलाइज टू इफेक्टिव अप्रोच एंड इस मॉनिटरिंग टू सिस्टम ऑफ DDUG के बाद, और इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिससे कि आप पूरे लोगों के लिए मॉनिटरिंग कर सके। जितने वहां लोग प्रेजेंट है, जितने वहां स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, उसकी मॉनिटरिंग भी करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। उनका टाइम टू टाइम आपको डेटा रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज उनका ग्रोथ कैसे दिखेगा, अगर गवर्नमेंट को अगर किसी बच्चे का ग्रोथ देखना है तो कैसे दिखेगा, उसके बेसिस ऑफ असाइनमेंट्स, बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट, बेसिस ऑफ किस तरीके से उसको इनपुट्स प्रोवाइड किएगा, उसमें इसने क्या आउटपुट्स प्रोवाइड करके दिए, तो इसके बेसिस पे ही उसका क्या करा जाएगा, असेसमेंट किया जाएगा। पब्लिश स्टेट पॉलिसी ऑन use of the state on the premises onto other infrastructure PIS to implementation of DDU-GKY projects। So different types के आपको क्या किया जाएगा कि different types से आपको सुविधाएं दी जाएगी। Now new multi state projects आपके पास आएंगे। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट अब प्रायोरिटी, और जो आपके नॉर्थ
ईस्ट के अंदर जो लोग रहते हैं या जो माइनॉरिटीज ग्रुप है, जो या SC ST वुमेन माइनॉरिटीज ग्रुप है, उन सारे लोगों को क्या किया जाएगा कि इसके अंदर उनको प्रायोरिटी दी जाएगी बिकॉज ऑफ उनके पास जो वो सुविधा है, उनके पास लैक्स ऑफ जो बहुत सारे उनके पास यानी सुविधाएं नहीं हो पा रही है, उनके पास बहुत सारे लैक्स ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण बोलो, लैक्स ऑफ अवेयरनेस के कारण बोलो, तो उनके पास काफी सारी चीजें नहीं हो पा रही, जिसके कारण से उनको काफी ज्यादा किसी भी प्रकार के कार्यकुशल करने में बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट स्कीम होने वाली है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी होने वाली है। अगर हम स्पेशल कंपोनेंट्स DDUG के बारे में बात करें तो रोहिणी हैज अ स्पेशल इनिशिएटिव फॉर दिस मोस्ट क्रिटिकल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टिव एरिया। जो एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टिव एरियाज है जैसे कि नागाज हो गए, नागालैंड वगैरह, आपका जो 7 सिस्टर्स जो आपका एरिया कहा जाता है, तो वहां पर काफी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो एक्सट्रीमिस्ट, जहां के नक्सलवाद जहां पर है, तो उस एरिया में क्या हो रहा है कि लैक्स ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण बोलो, लैक्स ऑफ अवेयरनेस के कारण बोलो, या लैक्स ऑफ एजुकेशन के कारण बोलो, वहां पर युवाओं को स्किल्स नहीं मिल पा रही है, युवाओं को स्किल नहीं मिलने के कारण वो गलत राह पर चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ग्रामीण यानी ग्रामीण युवाओं के लिए कि वो एक बेटर स्किल्स ले और अपने जीवन को बेहतर तरीके से निखार पाए। एनहेंसिंग द कैपेसिटी ऑफ PIS, किस तरीके से एनहेंस करेंगे आपके कैपेसिटीज को। हिमायत स्पेशल स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर, हिमायत जो स्कीम है स्पेशली जम्मू और कश्मीर के युवाओं के लिए ये स्कीम्स को लाया गया था, और इस स्कीम को अर्बन एंड वेल रूरल, और ये दोनों के लिए लाया गया था, अर्बन एज वेल एज रूरल दोनों के लिए। इसके अंदर BPL, जिनके पास BPL कार्ड हो, एज अबाउट टू अ पॉवर्टी लाइन एज अ पर्सन, और वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर यानी ना हो, वेजेस एम्प्लॉयमेंट इन दिस फॉर्मल सेक्टर एज वेल एज द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और ये आपको दोनों ही तरीके से आपको क्या करेगा कि आपको वेजेस यानी वेतन प्रोवाइड करेगा, किसमें, फॉर्मल सेक्टर में हो सकता है या आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी आप हो सकते हैं। कांस्टेंट एंड स्टेट शेयर इन सब मैंडेटरी है इसके अंदर। असिस्टेंट एंड स्टेट्स ऑफ अचीविंग AP स्टेटस, आप किस तरीके से एक्शन प्लान है आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DDUG के बाय की नॉन नेगोशिएटेबल एज अ प्रेस्क्रिप्शन इज अ प्रिपरेशन ऑफ SPIP एंड AP एक्शन प्लान। आपका क्या रहेगा, किस तरीके से आपकी चीज होगी, ऑडिट ट्रांसपेरेंसी नॉर्म्स होंगे, इसके अंदर प्रोटोकॉल मॉनिटरिंग होगी, किस तरीके से बिल्डिंग एंड DDU के ब्रांड स्टैंडर्डाइज होंगी, क्वालिटी ऑफ ट्रेनर्स होंगे, उसके अंदर ट्रेनिंग एंड द लुक फॉर दिस फील्ड DDU ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे, ऑपरेशन ऑफ दिस प्रोग्राम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS। आप इसको चेक भी करते हैं, इनकी चेक भी कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे जाके, जिसका वेबसाइट का नाम है www.ajivika.skill.gov.in पे जाके। सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोजेक्ट। अब रोल ऑफ पंचायत का रोल, इसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग रोल दिया गया है। रोल ऑफ ग्राम पंचायत का क्या रोल है, रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या रोल इसके अंदर रहेगा, किस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप का रोल है, ये सारी चीजें आपका इसमें ये जो गाइडलाइन है प्रोग्राम की, इसके अंदर सारी चीजों को आप पढ़ सकते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रामीण युवाओं के लिए, क्योंकि जब तक उनको अवेयरनेस नहीं होगी, जब तक उनको इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि क्या है DDUG और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और क्या इसके जीवन में परिवर्तन कर सकता है, तब तक कोई भी युवा अपने उसी आजीविका या उसी तरीके के उस कार्य को करता रहेगा जिस कार्य से उसको एक बेहतर तरीके के आउटपुट्स भी नहीं मिल रहे और वो बेहतर तरीके के उसमें इनपुट्स भी नहीं दे पा रहा है। अगर बात करें एलिजिबिलिटी कंपोनेंट्स और कॉस्ट नॉर्म्स की, तो इसके अंदर भी डिफरेंट है। तो एलिजिबिलिटी का फर्स्ट क्राइटेरिया है कि आपको जो है रूरल यूथ पुअर, जिसके आपको फर्स्टली देखना पड़ेगा कि अगर आप रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, प्लस आप रूरल बैकग्राउंड से होने चाहिए। सेकंड चीज है उसके अंदर भी आपको आपके पास BPL होना चाहिए या मनरेगा होना चाहिए या आपके पास PIP यानी प्रोवाइडेड होना चाहिए। अगर आपके पास PIP फॉर्म है जो आपके ग्राम पंचायत से बनता है, जो कि जिसपे सरपंच द्वारा उसको इशू किया जाता है या फिर सचिव द्वारा जिसको इशू किया जाता है, वो अगर आपके पास फॉर्मेट है तो उससे आपका हो सकता है। सेकंड चीज है आपके पास मनरेगा कार्ड यानी जो आपका श्रम कार्ड होता है वो भी आपके पास अगर है तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। थर्ड चीज है आपके पास अगर BPL है तो द मस्ट आपको एडमिशन आराम से मिल जाएगा, बट फर्स्ट कंडीशन आपको रूरल होना चाहिए। सेकेंड चीज है कि अगर आप SC ST से आते हैं तो माइनॉरिटीज और वुमेन्स है तो आपको थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे इस जो आपके सर्टिफिकेशंस में है। थर्ड चीज आपका जो आधार कार्ड हो गया उसमें आपका जो एड्रेस है वो आपका ग्रामीण क्षेत्र का एड्रेस होना चाहिए। स्पेशल ग्रुप्स की बात करें तो स्पेशल ग्रुप्स के अंदर आपके PWD, विक्टिम्स, ट्रैफिकिंग, मैनुअल, स्कैनर्स,
ट्रांसजेंडर, रिहेबिटेशन, जो भी जितने भी लोग आते हैं, लेबर्स हो गए, वर्नेबल्स ग्रुप्स हो गए, सारे लोग इसके अंदर स्पेशल ग्रुप्स के अंदर कवर हो जाएंगे। कंपोनेंट्स ऑफ अ कोर्स नॉर्म्स की अगर बात करें तो एक्टिविटीज ऑफ SRLM एंड दिस एक्टिविटीज बाय PIAs। जॉब मेलर्स लगेंगे इसके अंदर, जॉब मेलर्स आपको प्रोवाइड होंगे जिसके अंदर बहुत सारी कंपनीज आती है और आप अपने स्किल्स को निखार करके उस कंपनीज में बैठ सकते हो और बैठ करके आप अपनी जॉब्स को अश्योरिटी के साथ ले सकते हैं। एक्टिविटीज बाय द SRLM एंड देयर कोर्स नॉर्म, और आपको क्या होगे, एक्टिविटीज होगी SRLM एंड देयर कोर्स नॉर्म, बहुत सारी आपको चीजें प्रोवाइड होगी। स्किल गैप असेसमेंट होगा आपका SGS, स्किल गैप असेसमेंट्स होंगे बहुत सारे की, जिससे आपको पता चल सके कि अभी आपकी स्किल्स में और जो इंडस्ट्रियल में स्किल्स आपको लगने वाली है उसके अंदर आपका अभी कितना डिफरेंस है, इससे आपको पता चलेगा। ये सारी चीजें जब आपके असेसमेंट्स होंगे ना, स्किल गैप असेसमेंट्स होंगे, तो इससे आपको धीरे धीरे करके चीजें पता होती जाएगी और धीरे धीरे वो चीजें क्या होती जाएगी, दूर होती चली जाएगी और आप एक बेटर और एक फिट फॉर फाइन, जो बोलते हैं ना कि एक जो मशीन से निकला हुआ जो एक फाइनल आउटपुट होता है, वो आप जब लिख लेंगे तो आप एक निखर करके ही निकलेंगे। आई होप, मैं ऐसी आशा करता हूं। इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन ICS, जो आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी और इंफॉर्मेशन दी जाएगी एजुकेशन पर्पज से और कम्युनिकेशन को लेकर के, वो सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एलुमनी सपोर्ट दिया जाएगा। एलुमनी सपोर्ट होना किसी भी स्कीम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलुमनी सपोर्ट आपको क्या करता है कि पोस्ट प्लेसमेंट फैसिलिटी इन दिस पोस्ट ट्रैकिंग इज अ फेज ऑफ दैट इज द आफ्टर 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग। तो क्या होगा कि पोस्ट ट्रैकिंग किया जाएगा, आपको पोस्ट प्लेसमेंट फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाएगी ऑन 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग, आपके 1 ईयर की ट्रेनिंग के बाद। Strategies for the improving the retention and is a facilitating to career progression। आपको क्या होगा कि करियर प्रोग्रेसिव भी यहाँ से बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से मिलेगा। नेटवर्किंग एंड अपॉर्चुनिटी टू इंक्लूडिंग द एम्प्लॉइज, तो क्या एक प्रकार की अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएगी, एक नेटवर्क है, एक प्रकार का जाल है ये पूरा, कि जिसके अंदर बहुत सारी कंपनी इन्वॉल्व है, एलुमनीज इन्वॉल्व है, जिसके कारण से आपको क्या होगा कि जॉब अश्योरिटी जॉब इसीलिए हम लोग, या अश्योरिटी जॉब इसीलिए DDU-GKY के द्वारा आपको प्रोवाइड होती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अगर बात की जाए तो न्यूज लेटर्स इसके अंदर बहुत सारे आएंगे, डिस्कशन बोर्ड्स होंगे, लॉन्ग टर्म ट्रैकिंग होगी, उसके बाद एनुअल इवेंट्स भी होंगे इसके अंदर, जिससे कि आपको पता चलेगा। एनुअल इवेंट्स होने से आपको पता चलता है कि किस तरीके से किन किन लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों को DDU-GKY के तरफ से रोजगार मिला, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर आपको और भी प्रोवाइड होने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक जॉब मार्केट के अंदर आपको इसमें बहुत अच्छा ई-मार्केट मिलने वाला है। फैसिलिटेट फर्दर स्केलिंग थ्रू द कवरेजेस लिंकिंग टू सोशल सिक्योरिटी एंड दिस अदर स्कीम, और आपको एक सामाजिक जो सुरक्षा है और आपकी अदर जो स्कीम है उसका भी आपको इससे बेनिफिट्स मिलने वाला है। कैपेसिटी बिल्डिंग होगी आपकी इस स्कीम के द्वारा, और फॉर स्ट्रीट रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत आता है, जिसका जो मेनली पर्पस है वो सेपरेशन ऑफ SPIP एंड टू AP टू, और सेकंड जो चीज है रेडीनेस कंडीशन फॉर AP यानी एक्शन प्लान, पूरा आपका रेडीनेस एक्शन प्लान है इसमें। प्रोटोकॉल एंड मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट्स AP SSP एंड एग्जिस्टिंग MSP। थर्ड जो चीज है आपकी स्ट्रेटेजी फॉर इंप्लीमेंटेशन एंड अ की नॉन नेगोशिएबल एज अ फोर्थ एज अ फिफ्थ थिंग्स इज टू बी अ protocols for the selection of PIS, protocols for the pre-sanction field spiral and it's audit prediction of this transparency norm. So firstly जो मेन चीज है वो है ऑडिट प्रैक्टिसेस एंड टू ट्रांसपेरेंसी नॉर्म, जो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हो सकता है कि आपके बीच ट्रेनिंग आपकी चल रही है क्लास में और उसमें ही आपके जो ऑडिटर्स है वो लोग आ जाए, वो लोग देखे कि किस तरीके से वाकई में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, वाकई में जो स्किल्स है वो प्रोवाइड की जा रही है या नहीं की जा रही है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी स्कीम का। जब तक कि उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं हो, जब तक कि ऑडिट थिंग्स नहीं हो, तब तक आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको मॉनिटर नहीं कर सकते प्रॉपर। आप उसको कैमरे में तो देख रहे हैं बट कैमरे के पीछे क्या हो रहा है ये आप नहीं देख पा रहे। बट मॉनिटरिंग के साथ साथ अगर आप उसमें ऑडिट भी अगर किसी स्कीम में होता है तो द बेस्ट होता है वो उस स्कीम के लिए। इसके बाद प्रोटोकॉल्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ कंप्लीशन ऑफ मॉनिटरिंग DDU-GKY ट्रेनिंग सेंटर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड टू बी अ कॉस्ट नॉर्म फॉर दिस स्कीम। अगर हम थोड़ी सी अब अगर बात करें तो आपको क्या क्या मिलेगा, तो अगर हम बात करें आपको क्या क्या मिलेगा, तो फर्स्टली आप बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशंस मिलेंगे आपको। सेकंड चीज है बेनिफिशियरी मोबिलाइजेशन एंड फॉर सिलेक्शन फॉर योर जॉब ट्रेनिंग, ट्रेनर मिलेंगे, ट्रेनिंग मिलेगी, सर्टिफिकेशन मिलेंगे, प्लेसमेंट मिलेगा, रिटेंशन मिलेगा, कैरियर प्रोग्रेशन मिलेगा और एलुमनी सपोर्ट। ये सारा जो चीज है ये आपको प्रोवाइड होगा। सो दिस ऑल थिंग्स यू विल बी प्रोवाइडेड इन द फ्यूचर टू बी अचीविंग समथिंग लाइक दैट।
ओके, स्टाफ ब्लॉक लेवल ऑफ ब्लो, बहुत टाइप का आपको इसमें बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड होने वाली है। मोबिलाइजेशन स्टेट प्रोग्राम आपके मिलेंगे, आईटीज के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स है, आपको बहुत अच्छी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जितनी भी है उसके अंदर आपको प्रोग्राम देखने को मिलेंगे। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के अंदर जितने भी प्रोग्राम है, जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गया, आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, आईटी हो गया, उसके बाद आपका मशीन लर्निंग हो गया, एआई हो गया, उसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत सारी ऐसी 3D प्रिंटिंग हो गया, रोबोटिक्स हो गया आपके, इसके अलावा वर्चुअल रियलिटी हो गया, आर्गुमेंटेड रियलिटी हो गई, सारे जितने भी आपकी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है वहां उसके अंदर आपको स्किल्स जरूर आप लीजिए, क्योंकि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यही आने वाला भविष्य है। जब आप आने वाले भविष्य के अंदर अपने कदम रखने वाले हैं तो आपके अंदर वो स्किल्स होने चाहिए जिससे कि आने वाले भविष्य में आपके लिए कुछ बेहतर हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है और ये आपको सोचना है, समझना है और समझ करके अपने जीवन में प्रयास करना है कि उस स्किल्स को आप ले पाए, क्योंकि ये अवसर ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए और मुझे लगता है कि ये उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है किसी भी प्रकार से स्किल्स को लेने के लिए। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको चीजें मिलने वाली है और क्या क्या गवर्नमेंट कितना आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, तो उसके लिए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आप initiative for this unit training course for a per candidate or basis of a sub components under DDU-GKY for the course for a different duration. This course for norms will be applied for the proportionally for this course with the training duration of this more training 2304 hours। अगर मैक्सिमम आपके मोर देन 2304 आवर्स की जो ट्रेनिंग है उसके लिए भी गवर्नमेंट काफी अच्छा खर्च कर रही है, काफी अच्छा खासा खर्च कर रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि कॉमन कॉस्ट ऑफ अ रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल कोर्स की अगर बात करी जाए तो 2 मिनट्स मैं इसमें पेन को ओपन कर लूं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं जो कॉमन कॉस्ट ऑफ रेसिडेंशियल एंड नॉन रेसिडेंशियल कोर्स की अगर बात करी जाए तो इसके अंदर भी 3 मंथ्स का कोर्स है, उसके अंदर उसके बाद 6 मंथ्स का कोर्स है, उसके बाद 9 मंथ का है, उसके बाद 12 मंथ का है कि आप किस किस मंथ यानी कितने कितने मंथ में कितना कितना अगर आवर्स का अगर टाइम देते हैं तो आपका जो कोर्सेज है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कर रही है, अगर मान के चलिए आप कैटेगरी 1 की ट्रेनिंग ले रहे, कैटेगरी 1 की अगर ट्रेनिंग ले रहे हो और वो आपकी ट्रेनिंग अगर 3 महीने की है तो आपको जो 3 महीने के लिए वो गवर्नमेंट 23,270 रुपए ट्रेनिंग सेंटर को प्रोवाइड करेगा। अगर वही ट्रेनिंग आपकी 6 मंथ की है तो आपको 46,540 रुपए प्रोवाइड करती है ट्रेनिंग सेंटर को पर कैंडिडेट, और अगर वही 9 मंथ्स के लिए होती है तो वो आपको 70,000 अप्रोक्सीमेटली 70,000 रुपीज प्रोवाइड करती है, और अगर वही चीज आपकी 12 मंथ्स के लिए होती है तो 93,000 रुपीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो गवर्नमेंट एक अच्छा खासा अमाउंट आपके ऊपर खर्च कर रही है। और अगर वही अगर कैटेगरी 3 के लिए होता है तो इसमें 34.65 रुपीज है ना, 35 रुपीज पर आवर्स का जो खर्च कर रही है गवर्नमेंट आपके कैटेगरी 2 के लिए। कैटेगरी 3 की अगर बात करें तो ये 29 रुपीज खर्च कर रही है गवर्नमेंट आपके कैटेगरी 3rd टाइप की कैटेगरी के लिए। अगर हम बात करें बेसिकली अगर हम बात करें तो स्पेशल एरिया अलाउंस की अगर एडिशनल 10% अलग से दे रही है इन केस ट्रेनिंग सेंटर इज बी लोकेटेड इन स्पेशल एरिया। अगर ट्रेनिंग सेंटर आपका स्पेशल एरिया है ना, जैसे आपका नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में है तो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया जैसे कि आपका असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, इस अगर क्षेत्रों से आते हैं तो इस क्षेत्र के लिए जो गवर्नमेंट है वो 10% एक्स्ट्रा दे रही है। अगर इस क्षेत्रों में अगर आपका कोई प्रोजेक्ट्स अगर आप लगा रहे तो इस प्रोजेक्ट्स में आपको 10% अलग से बेनिफिट्स दिए जाएंगे अगर इन क्षेत्रों में अगर आप काम कर रहे तो। उसके बाद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अगर इन क्षेत्रों में अंडमान निकोबार आइसलैंड, लक्षद्वीप आइसलैंड में अगर आप इस तरीके का काम कर रहे हैं तो आपको क्या करेगा कि 10% आपको एडिशनल बेनिफिट या इंसेंटिव्स दिए जाएंगे इसके अतिरिक्त। इसके बाद अगर हम थोड़ी सी अगर बात करें तो पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट जो दिया जाएगा वो अलग है। इसके बाद अगर थोड़ी हम अगर बात कर ले तो किस तरीके से चीज है, कैटेगरी 1 में 40 रुपीज दिया जा रहा है, कैटेगरी 2 में 35 रुपीज, कैटेगरी 3 में 29 रुपीज। यूनिफॉर्म की अगर बात करें तो यूनिफॉर्म को बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि कितनी यूनिफॉर्म दी जाएगी। तो अगर यूनिफॉर्म की बात की जाए तो 1 सेट दिया जाएगा ट्रेनिंग अगर लेस देन होती है 6 मंथ की। अगर लेस देन 6 मंथ होती है मान के चलिए लेस देन और इक्वल टू होती है, अगर मान के चलिए 6 मंथ की आपकी ट्रेनिंग है तो आपको 1 पेयर ऑफ क्लोथ्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और अगर आपकी मोर देन 6 मंथ्स की अगर ट्रेनिंग होती है तो आपको 2 पेयर्स ऑफ क्लोथ्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, सो पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोवाइड टू कैंडिडेट थ्रू दिस PIES। अगर पोस्ट प्लेसमेंट की बात की जाए तो विद इन द डिस्ट्रिक्ट इज द डोमिसाइल इज 1,000 रुपीज पर मंथ फॉर द
2 मंथ्स, 2 मंथ्स के लिए आपको 1,000 रुपीज। अगर आप डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो, अगर आप स्टेट फॉर डोमिसाइल, अगर ये स्टेट्स के अगर डोमिसाइल हो और उसी स्टेट्स में हो तो आपको 3,000 रुपए यानी 3 मंथ के लिए 1,000 रुपीज प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप आउटसाइड द स्टेट्स हो यानी आप अगर राज्य के बाहर आपको जॉब लगती है तो आपको 6 महीने तक 1,000 रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के आपको 6,000 रुपए हर केस में, यानी 12 मंथ का कोर्स हो, 6 मंथ का कोर्स हो, 9 मंथ का कोर्स हो, या फिर आपका यानी सीधी सी बात है 3 महीने का हो, 6 महीने का हो, 9 महीने का हो या 12 महीने का कोर्स हो, तो ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर बोर्डिंग अगर आपको सुविधा है, लॉगिंग कॉस्ट फॉर रेसिडेंशियल कोर्स, अगर मान के चलिए कि आप बोर्डिंग में रह रहे हैं, आप बाहर से आकर के वहां पर रह रहे, स्टे कर रहे हैं और आपको बोर्डिंग की सुविधा दी जा रही है, तो उस केस में आप पर पर्सन पे आप जो कितना खर्चा कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है गवर्नमेंट, 300 रुपीज फॉर वाई कैटेगरीज। एक्स कैटेगरीज के लिए 300 रुपीज खर्च कर रही है गवर्नमेंट। वाई कैटेगरीज की जो सिटीज है उसके लिए 250 रुपए दे रही है। जेड कैटेगरीज की जो सिटीज है उसके लिए 200 रुपए पर डे दिया जा रहा है। यानी अगर बात की जाए तो एक्स कैटेगरी सिटीज के लिए अगर जो पैसा प्रोवाइड किया जा रहा है वो 1,08,000 रुपीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं 12 मंथ के कोर्सेज के लिए। और अगर वही बात की जाए 3 मंथ के लिए 27,000 रुपीज, फॉर 6 months 54,000 रुपीज एंड 9 मंथ 81,000 रुपीज। इसी तरीके से ये सारी चीजें होती चली जा रही है। अगर मान के चलिए अदर प्लेसेस पे इंक्लूड द रूरल एरियाज, ऑल रूरल एरियाज पे तो 175 रुपीज पर डे के हिसाब से भी आप इसमें गवर्नमेंट दे रही है। फूड फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कॉस्ट पर कैंडिडेट फॉर नॉन रेसिडेंशियल कोर्स, यानी जो फूड और ट्रांसपोर्ट के लिए जो कॉस्ट पर कैंडिडेट के लिए जो कॉस्ट दे रही है वो 3 मंथ्स के लिए 9,000 रुपीज दे रही है, जो कि अपने घर से आना जाना कर रहे हैं और फूड उनको वहां पर मिल रहा है। नॉन रेसिडेंशियल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, नॉन रेसिडेंशियल कोर्सेज के लिए, ठीक है। तो उसको 18,000 रुपीज 6 मंथ्स के लिए, 27,000 रुपीज 9 मंथ के लिए और 36,000 रुपीज इन 12 मंथ्स। अगर बात करी जाए तो वन टाइम ट्रेवल कॉस्ट अप टू अ मैक्सिमम 4,500 पर कैंडिडेट और एज पर दिस एक्चुअल विच एवर इज लोअर। उन्हें जितना कम से कम होता है, जितना कम लग रहा है उसका उतना दिया जाता है, पर मैक्सिमम उसको 4,500 रुपीज उस पर कैंडिडेट को दिया जाएगा। वन टाइम ट्रेवल कॉस्ट उसकी पड़ती है। एडिशनल इंसेंटिव फॉर पीआईएच की अगर बात करें तो रिटेंशन सपोर्ट फॉर एवरी कैंडिडेट एम्प्लॉयड कंटिन्यूअसली फॉर 365 days विद दिस ब्रेक ऑफ मिनिमम 60 days। अगर मिनिमम उसने 60 days का ब्रेक लिया और 365 days की अगर उसने क्या ट्रेनिंग की है पूरी तरीके से, या पूरी तरीके से वो उसको एम्प्लॉयड है, कंटिन्यूअसली वो एम्प्लॉयड है, 365 days तक उसने पूरा काम किया है, तो उसको क्या करेंगे कि 3,000 रुपए मिलेंगे एक्स्ट्रा। ये उसके एक्स्ट्रा एडिशनल इंसेंटिव्स उसको मिलेंगे, 3,000 रुपए मिलेंगे पर कैंडिडेट को अगर उसने सही से 365 डे ट्रेनिंग की। 60 days आप मिनिमम 60 डेज का ब्रेक, यानी मैक्सिमम 60 डेज का अगर ब्रेक लेकर के भी आपने अगर ट्रेनिंग की है 365 डेज, तो भी आपको 3,000 रुपए पर कैंडिडेट को मिलेंगे, चाहे वो 3 महीने हो, चाहे 6 महीने हो, चाहे 9 महीने हो, चाहे 12 महीने हो। यानी आपको कब, जब अगर मान के चलिए आप जॉब में चले जाते हैं और जॉब में अगर 365 यानी साल भर आप काम करते हैं, जिसमें से अगर मैक्सिमम आपकी 60 छुट्टी अगर आपने लिया है, 60 दिन का ब्रेक लिया है, उसमें से भी 365 डे में से भी, तो आपको क्या होगा कि 3,000 रुपए पर कैंडिडेट को प्रोवाइड होंगे। ये आपके एडिशनल बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो करियर प्रोग्रेशन फॉर एवरी कैंडिडेट फॉर हु गेट्स द 15,000 रुपीज पर मंथ एंड इज अ होल्ड टू अ जॉब 3 months विद इन द 1 year ऑफ ट्रेनिंग। अगर 1 year की ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद आपको क्या होगा कि आपको जॉब प्रोवाइड की जाएगी, जो 15,000 के मिनिमम 15,000 की जॉब प्रोवाइड की जाएगी, आपको करियर प्रोग्रेशन आपको दिया जाएगा उसके साथ 3 मंथ तक, 3 मंथ विद इन अ 1 year, 3 मंथ के यानी 1 year के अंदर आपको 3 मंथ के आपको 1 year की ट्रेनिंग के अंदर आपको 3 मंथ क्या होगा कि पैसा प्रोवाइड होगा, जिसके अंदर 5,000 रुपया आपको दिया जाएगा, चाहे वो 3 मंथ के लिए हो, चाहे 6 मंथ के लिए, चाहे 9 या चाहे 12 मंथ के लिए हो। काउंसलिंग सपोर्ट टू इंक्लूड द मेडिकल चेकअप, आपके इसमें काउंसलिंग सपोर्ट है, मेडिकल चेकअप है, उसके बाद कैंडिडेट प्लेस्ड इन दिस फॉरेन कंट्रीज, ये सारी चीज आपको दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति प्लेस्ड होता है कहां पर, अगर फॉरेन में प्लेस होता है, तो उसको क्या होगा कि 10,000 रुपए उसको प्लेसमेंट पे दिए जाएंगे, 10,000 रुपए उसको 3 मंथ की ट्रेनिंग पे अगर वो फॉरेन में प्लेस हो जाता है तो 10,000 दिए जाएंगे। अगर वो फॉरेन के अलावा अगर अपने ही देश में है और अगर मेडिकल चेकअप के लिए उसको किसी प्रकार की समस्या आ गई है तो उसको 10,000 रुपए दिए जाएंगे, चाहे वो 3, 6 या 9 या 12 महीने की ट्रेनिंग पर हो। इंसेंटिव फॉर प्लेसमेंट, प्लेसमेंट के बाद आपको क्या इंसेंटिव मिलेंगे अगर आप प्लेसमेंट करवा देते। अब ये जो कॉलम है, ये कॉलम आपके सेंटर के लिए होता है। अगर प्लेसमेंट आपका होता है, अगर मान के चलिए प्लेसमेंट आपका 70 से 75% लोगों का प्लेसमेंट कर देते तो पर कैंडिडेट आपको 3,000 रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद प्लेसमेंट फॉर
या आई थिंक पर कैंडिडेट नहीं है या शायद पूरा है या पर कैंडिडेट है, आई नो दैट, बट फॉर द प्लेसमेंट फॉर अबाउट 85% तो 5,000 रुपए दिए जाएंगे। असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन अगर आप कंप्लीट करवा देते हैं तो आपको 1500 रुपीज, ये 1500 रुपीज सभी ट्रेनिंग ड्यूरेशन के लिए, ये 3, 6 या 9 या 12 महीने के लिए सभी के लिए। मोबाइल ट्रैकिंग अगर आप करते हैं, मोबाइल ट्रैकिंग सुविधा है आपके पास है तो 600 रुपए पर कैंडिडेट का आपको मिलेगा। समरी ऑफ डीडीयू जीकेवाई फंडिंग कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो मिनिमम कॉस्ट पर कैंडिडेट जो बैठता है फॉर रेसिडेंशियल, जो वहां पर रह करके किसी हॉस्टल में या किसी सेंटर पे रह करके अगर पूरी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसका एक बंदे का कॉस्ट पड़ता है, अगर साल भर की अगर मैं बात करूं तो 1,35,000 रुपए, यानी 1,36,000 रुपए पर कैंडिडेट का जो खर्च है वो पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट आपके ऊपर 1,36,000 रुपए खर्च कर रही है सालाना और आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। और यही चीज अगर बात करें नॉन रेसिडेंशियल के तो 1,08,9,000 रुपए आपकी कॉस्ट होती है जो गवर्नमेंट आपके ऊपर क्या कर रही है, खर्च कर रही है, अगर आप घर पर रह करके भी आना जाना कर रहे हो और इस तरीके से अपनी ट्रेनिंग्स को ले रहे तो ठीक है। तो इसके अंदर सभी तरीके के मैक्सिमम कॉस्ट फॉर कैंडिडेट, और अगर इसमें भी अगर आपके एडिशनल इंसेंटिव्स अगर इसमें लग जाते हैं और एडिशनल इंसेंटिव लगने के बाद यही कॉस्ट आपकी हो जाती है 2,50,000 के समथिंग, यानी 2.5 लाख रुपए एक कैंडिडेट के ऊपर गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है। तो आपसे गवर्नमेंट यही प्रोस्पेक्ट कर रही है कि आप बेटर स्किल्स ले सके और बेटर स्किल्स के साथ एक आप निखर करके सामने आए, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा, क्योंकि आज की डेट में अगर मैं जिस एरिया में अभी जहां मैं रह रहा हूं वहां पर अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आप एक साल के अंदर खर्च करें तो आपका 1 से 1 लाख रुपए आप खाने और रहने के ऊपर खर्च कर सकते हैं, प्लस आपकी ट्रेनिंग लेकर के, और आपको 1.5 लाख रुपए अगर आप सेंटर खोलते हैं तो इसमें आप 1 से 1.5 लाख रुपए आराम से आप इसमें बचा सकते हैं। तो अगर आप मान के चलिए 50 कैंडिडेट्स या 100 कैंडिडेट्स का भी एक सेंटर खोलते हैं तो आप उसमें तकरीबन 1 करोड़ की इनकम्स ले सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा है और जिसके पास स्किल्स है, प्रॉपर स्किल्स है और वो जानता है और कर सकता है इस चीज को, तो उसके लिए काफी ज्यादा अवसर, ये दोनों ही तरीके से अवसर प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी सेंटर पे आप किसी को स्किल्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं और दूसरी चीज है कि आप इससे बहुत कुछ चीज आप भी अचीव कर सकते हैं। तो ये बोथ साइड बेनिफिशियरी है, यानी जो इसको लगा है उसके लिए भी बेनिफिशियरी है और जो इसमें करे उसके लिए भी बेनिफिशियरी है। दूसरी चीज है कि नॉन रेसिडेंशियल के लिए 1,08,000 रुपए की बात है, और अगर यही सारे कॉस्ट अगर इसके अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं और पूरे इंसेंटिव्स के साथ, तो यही जो गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्ट कर रही है वो 1,86,000 या 85,86,000 रुपए इन्वेस्ट कर रही है, तो जो कि मोर देन सफिशियंट है एक बंदे के लिए 1 साल के लिए। और मुझे लगता है काफी अच्छा अमाउंट है कि एक बंदा पूरे साल भर में इतना एक बंदे को मिल रहा है और वो काफी अच्छे से सर्वाइव कर सकता है और काफी अच्छे से ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता है। और अगर आपके सेंटर्स पे अगर आपको बेटर तरीके से और बहुत से अच्छा, अगर मान चलिए किसी को खाना अगर सही नहीं मिल रहा है, अगर मान के चलिए किसी को रहना सही नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर एक छोटा सा कैलकुलेशन की अगर बात करते हैं, छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं, अगर मान के चलिए कि आप कोई व्यक्ति 200 रुपए का भी पर डे खाता है और अगर वो मान के चलिए 365 डे भी खाता है, 365 डेज भी खाता है, तो वो पूरा का पूरा कितना खाएगा? 73,000 रुपए का खाना खाएगा। अब 73,000 रुपए का अगर वो खाना खाता है और 73,000 रुपए का खाना खाने के मान के चलिए वो 73,000 का खाना खा रहा है, और अगर कोई व्यक्ति अगर बाहर भी किराए से रहता है तो 2,000 रुपए उसका मान के चलिए, अकेला अगर वो रहता है तो 2,000 रुपए किराया, यानी आपका 24,000 रुपए साल का होता है। यानी 73,000 प्लस 24,000 आपका मान के चलिए कितना होता है? 97,000, यानी 1 लाख के समथिंग इन्वेस्ट। इसमें अगर आप जोड़ दीजिए, अगर आपको ट्रेनर भी प्रोवाइड हो रहा है तो 10, यानी आप मान के चलिए इसमें से आप ट्रेनर, और यही चीज अगर हम लोग मान के चलते कि यही चीज अगर हमने 100 बंदों के साथ कर दिया, अगर 100 लोगों के साथ यही चीज हो गई तो आपके 97 लाख का बजट होता है। अगर इसमें से आपने एक बंदे के ऊपर इतना आप खर्च करवा सकते हैं 97 लाख का। अगर मान के चलिए गवर्नमेंट 2 लाख, आपको देखिए गवर्नमेंट कितना पैसा दे रही है एक सेंटर को। अगर मान के चलिए आप 100 बच्चों को अगर सेंटर खोलते हैं और गवर्नमेंट दे रही है 2,50,000 रुपए अगर सेंटर दे रहा है, और सेंटर यानी 2,50,000 रुपए पर कैंडिडेट को दे रहे गवर्नमेंट, और यही काम अगर 100 कैंडिडेट्स के ऊपर या 100 कैंडिडेट्स के ऊपर आप करते हैं तो आप 2,50,00,000 रुपए आपका होगा। अगर इसमें से अगर आप गिरी से गिरी हालत में अगर माइनस अगर करते हैं, और अगर आप मान के चलिए ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ रुपए भी खर्च करते हैं, 1 करोड़ रुपए भी खर्च करते हैं, तो सीधे आप 1.5 करोड़ रुपए आप आपके कमा सकते हैं। तो आप बहुत अच्छी तरीके से इस
इस चीज को अगर खोलेंगे, अगर DDU-GKY अगर आप प्लान लेना चाहते हो तो इसमें आपको 1 से 1.5 करोड़ रुपए पर ईयर की इनकम है। अगर हर साल आप 100 युवाओं को भी प्रशिक्षित करते हैं और पर साल उनको प्रशिक्षित करने के साथ उनको प्लेसमेंट देते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। 1 करोड़ में आप लोग 10 लाख की ट्रेनिंग रख सकते हैं, 10 से 15 लाख की ट्रेनिंग रख सकते हैं, 10 से 15 लाख का खाना दे सकते हैं, 20 लाख का खाना दे सकते हैं। उसमें से फिर आपका अगर मान के चलिए, अगर मोटे मोटे तौर पर अगर बात करी जाए तो अगर 30 लाख अगर आपने किसी जगह को रेंट पे लिया और 10 लाख रुपए के रेंट पे लिया है, अगर आपने मान के चलिए 10 लाख के रेंट पे लिया है और 10 लाख के यानी मान के चलिए 20 लाख का आप खाना दे रहे हैं, 10 लाख का रेंट पे ले लिया और 20 लाख का आप खाना दे रहे हैं, तो आपका कितना हो गया? आपका जो हो गया 30 लाख रुपए खर्चा हो गया। इसमें अगर 20 लाख आप अगर अपनी ट्रेनिंग के ऊपर खर्च करते हैं तो ये आपका 50 लाख रुपया होगा। इसके बाद आप प्लेसमेंट्स कंपनी के अंदर अगर जाते हैं और अगर वहां पे भी कुछ आपके यानी लगता है, तो अगर वहां पे अगर आप मान के चलिए 10 से अगर 10 लाख रुपए मैक्सिमम अगर आप खर्च करते हैं किसी के ऊपर, तो ये आपका हो गया 60 लाख रुपए। इसके बाद अगर खाना पीना रहना ट्रेनिंग का सब कुछ लेकर के इसमें भी अगर आप 10 लाख रुपए और जोड़ दीजिए तो 70 लाख होता है और आप 1 करोड़ का अमाउंट लेकर के चल रहे हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल स्कीम है, हर व्यक्ति इससे बेनिफिट ले सकता है। और अगर आपके ऊपर इतना बड़ा अमाउंट अगर गवर्नमेंट खर्च कर रही है तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि सीधा सीधा सेंटर को भी कुछ बच रहा है, तभी वो आपको जो बेटर फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड कर रही है। और अगर किसी को बेटर फैसिलिटीज नहीं मिल रही तो आप ये ध्यान जरूर रखिए कि आपके लिए बेटर से बेटर फैसिलिटी और बहुत अच्छा एक अमाउंट रखा है गवर्नमेंट ने, तो आप उसको इनकेस जरूर कीजिए। अगर आपको किसी प्रकार की सुविधा सेंटर पे नहीं मिलती तो आप उस सेंटर को कंप्लेंट भी कर सकते हैं कि इस तरीके से ये चीजें हमें नहीं मिल पा रही है, जबकि ये चीज हमारे अधिकार क्षेत्र में है, ये चीजें हमें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की, ये चीजें ये क्योंकि पैसा आपके लिए आ रहा है, आप उसमें बेटर से बेटर लीजिए। अगर आपको खाने में कोई कमी लगती है तो उसको कहिए, रहने में कोई कमी है तो उसको कहिए, क्योंकि उसमें वो अगर आपको कोई ऐसा होता है ना कि पैसा कमाने के लिए व्यक्ति कभी कभी ऐसा होता है कि कम से कम सुविधाएं देता है आपको, क्योंकि बहुत से ग्रामीण युवाओं को ये पता ही नहीं है कि उनके लिए कितना पैसा आ रहा है। तो ये वीडियो को बनाने का, इस सेशन को क्रिएट करने का मेन जो पर्पस था वो यही था कि कितना पैसा आपके ऊपर खर्च किया जा रहा है और उस पैसे को किस तरीके से चीजों को आपको इंप्लीमेंट करना है। आपके अधिकार क्षेत्र में वो पैसा है तो आपको उससे बेटर आउटपुट्स लेकर के आना है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर योर टुडे सेशन। मुझे लगता है कि आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। इसके अंदर काफी सारे कोर्सेज है, वो कोर्सेज तो आपको आपके क्लासेस में बता दिए जाएंगे, पर ये जो मेन महत्वपूर्ण चीजें थी कि आपके ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है और उस इन्वेस्टमेंट का क्या आप आउटपुट ले रहे हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सेंटर्स कभी नहीं बताएंगे कि उनको 1 से 1.5 करोड़ का बेनिफिट हो रहा है। अगर 1 से 1.5 करोड़ का बेनिफिट अगर सेंटर्स बताने लगे तो उसमें क्या होगा कि फिर वो बच्चों को ऐसा लगेगा कि यार इतना सारा पैसा हमारे ऊपर आ रहा है, तो वो उस चीज को फिर ज्यादा अच्छी चीजें मांगने लगेंगे और ज्यादा अच्छी चीजें मांगने के कारण फिर क्या होगा, सेंटर के पास कुछ बचेगा नहीं। तो उन्हें भी कमाना है, आपको भी देखना है, पर आप अपना समय दे रहे हो और समय बहुत अमूल्य और बलवान है। तो आप अपने समय इतना अमूल्य और कीमती समय दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो चीजें आपको मिल रही है वो बेहतर से बेहतर मिल सके और बेहतर से बेहतर आउटपुट आप उससे प्रोड्यूस करके दे, जिससे कि आपका सेंटर भी आगे बढ़ेगा और जिससे कि आपकी योजना भी आगे बढ़ेगी। अगर योजना आगे बढ़ती है तो देश आगे बढ़ेगा और देश आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि यही प्रश्नों के साथ मैं आप लोगों से आज के सेशन में विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा अगर सेशन पसंद आया। और सेकंड चीज है कि शेयर जरूर कीजिएगा मैक्सिमम पीपल से। और दूसरी चीज है कि आपको ग्रामीण क्षेत्र से जितने भी बच्चे आते हैं उन सारे लोगों को ये चीज है, ये सेशन को जरूर शेयर करना है। बिकॉज ऑफ क्योंकि आपको अगर जब तक ये चीजें लोगों तक पता नहीं चलेगी तो लोगों को अपने अधिकार क्षेत्र के बारे में पता नहीं चलेगा कि उनके लिए क्या आ रहा है उनके, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव ऐसे लाती है पर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण उनसे वो चीजें छूट जाती है और गवर्नमेंट उनके लिए क्या लेकर के, इसीलिए मैंने इस सेशन को क्रिएट किया। और आपको ये इंश्योर करना है दोस्तों कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम पीपल्स तक ये योजना को लेकर के जाना और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा है वो इस स्कीम का बेनिफिट ले सके। मैं ऐसा चाहता हूं और मैंने इसीलिए इस चीज को लेकर के आया हूं। तो थैंक यू, शुक्रिया, वंदे मातरम। आप सभी लोगों को इसी वचनों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। मिलते हैं इसी जैसे इंटरेस्टिंग सेशन में। सो थैंक यू।